जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंकित प्रश्न इस समय हम लोग कर रहे हैं। और अंकित प्रश्न में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है किसी परमाणु कक्षक का मतलब ऑर्बिटल होता है। किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3। हमने आपको बताया था कि n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है। n = 3 दिया हुआ है। n = 3 के लिए l और m के संभव मान क्या होंगे। तो देखिए हम आपको बता दें कि अगर यहाँ पर n का मान नोट करें, यहाँ l का मान नोट करें और यहाँ m का मान नोट करें, तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि n की वैल्यू तो आपको 3 दिया हुआ है और l का मान हमने आपको बताया था कि l का मान 0 से लेकर के n-1 तक होता है। लेकिन n का मान यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3-1, तो 3-1 का मतलब 2। तो l का मान जो होगा 0 से लेकर के 2 तक होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। देखिए तो l का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो n बराबर 3 के लिए, n = 3 के लिए l की वैल्यू निकल गई 0, 1, 2। अब m का मान देखें कि m का मान क्या होगा। तो m की जो वैल्यू होती है उसको भी जरा देख लेते हैं। m का मान आपको मालूम है, m की वैल्यू -l से लेकर के +l तक होती है। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। तो अब l का मान 0 है तो m का मान -0 से +0 तक, तो -0 से +0 तक यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम देखें l = 1 के लिए, तो l = 1 के लिए तो -1 से +1 तक इसका मान होगा। तो -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया। अब इसके बाद 2 के लिए देखें तो जब l की वैल्यू 2 होगी तो m का मान -2 से +2 तक होगा। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में यही पूछा जा रहा था कि अगर n की वैल्यू 3 हो तो l और m का मान क्या होगा। तो l की वैल्यू 3 होगी तो l का मान 0, 1, 2 होगा और m का मान l = 0 के लिए m = 0, l = 1 के लिए m की वैल्यू -1, 0, +1 और l = 2 के लिए m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 28 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व किए। अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा। देखें सेकंड पार्ट को हम यहाँ कर दे रहे हैं और सेकंड पार्ट में आप देखें दिया हुआ है 3D कक्षक। 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए m और l क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3D के लिए तो याद रखे रहिएगा, D जो होता है उपकोष होता है। एक बात मैं आपको बता दूं
यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, वन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब कुछ नहीं होता है तो वन ही होता है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। या चलिए अब हम अगर 3D के लिए ही देखें तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो संख्या होती है ना, यह मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। अब n इजकल टू 3 के लिए हम l का मान देखेंगे तो l का मान n माइनस 1 होगा, यानी 3 माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो l का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। लेकिन याद रख रहिए d उपकोष है, तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करता है। तो उपकोष को प्रदर्शित करता है तो यह s उपकोष, यह p उपकोष और ये d उपकोष है। तो देखिए d के लिए, क्योंकि प्रश्न में 3D दिया हुआ था, तो n की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन d के लिए l का जो मान है वो 2 आ रहा है, यानी l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो l के तो 3 मान मिले हैं, लेकिन आपसे 3D के लिए कह रहा है, तो 3D के लिए l का जो मान होगा वो 2 होगा। अब अगर m का मान निकालना हो तो आपको मालूम है कि m का मान जो होता है वो -l से +l तक होता है। तो -l से +l तक होगा, यानी l की वैल्यू तो 2 हो गई। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को यहाँ देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे आह्वा नियम से, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय सबसे पहले ये जो ऊर्जा आरेख हमने दिखाया था, ऊर्जा आरेख में पहले 1s था, हम यहाँ और नज़दीक लिखते हैं, पहले 1s था, इसके बाद 2s था, फिर 2p था, फिर इसके बाद 3s था, फिर 3p था, फिर 3d था, फिर 4s था, फिर 4p था, 4d था, इसके बाद 4f था। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 5s, 5p, 5d, 5f था। तो अब जो है ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम हम आपको बताए थे, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये इसी तरह से था। देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ जो क्रम है वो ये इसी तरह से था। तो देखें अब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या था, तो सबसे पहले जो आता था वो 1s आता था। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1s आता था और 1s के बाद 2s आता था और 2s के बाद जो है फिर 2p आता था। हाँ, अब इसके बाद जो है 2s के बाद 2p आता था और 2p के बाद 3s आता था, 3s के बाद 3p आता था, 3p के बाद 4s आता था और फिर 4s के बाद 3d आता था और फिर 3d के बाद 4p आता था, 4p के बाद 5s आता था और 5s के बाद फिर 4d और फिर 4d के बाद 5p आता था और फिर 5p के बाद आता था 4f और 4f के बाद आता था 5d और 5d के बाद आता था 5f। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते थे। लेकिन अब जरा देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन से कक्षक संभव हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 1p। अब जरा देखिए इसमें कहीं 1p है, 1p कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1p संभव नहीं है।
फिर देखें 2s पूछा है, तो इसमें 2s है कि नहीं है, तो 2s है, इसका मतलब कि 2s संभव है। फिर आपसे पूछा है 2p, तो देखिए 2p भी है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि 2p भी संभव है। फिर दिया हुआ है 3f, देखिए इसमें कहीं 3f दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए कहीं भी 3f दिखाई दे रहा है, 3f नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 3f संभव नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है एस पी डी संकेतन द्वारा, एसपीडी जो होता है उपकोष को प्रदर्शित करता है, तो यस उपकोष होता है, पी उपकोष होता है, डी उपकोष होता है। तो एसपीडी संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को बताइए। कक्षकों को बताना, एक बात मैं आपको बता दूं कि n से हमको कोष की संख्या का पता होता है। और सुन लीजिए, अब अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो इसके लिए जो उपकोष होता है, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, याद रखे रहिए। अगर यल के जगह पर 0 होगा तो वह यस उपकोष को प्रदर्शित करेगा, अगर यल के जगह पर 1 होगा तो वह पी उपकोष को प्रदर्शित करेगा, और अगर यल के जगह पे 2 होगा तो वह डी उपकोष को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए हम पहले वाले का आंसर देख रहे हैं। जो पार्ट है, पहले पार्ट का आंसर देखें। यन का मान दिया हुआ है 1, तो यन जो होता है कोष को प्रदर्शित करता है, और यल बराबर 0, देखिए यल बराबर 0 किसके लिए होता है, यस के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यन इजकल टू 1 और यल इजकल टू 0 1s ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद इसका जो ख पार्ट है उसको हम देखें, तो यन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कोष को प्रदर्शित करती है, और कोष को पहले लिखा जाता है। और देखिए यल इजकल टू 1, यल इजकल टू 1 के लिए इसका जो मान होता है वो P होता है, यानी 3P हो गया। तो यन इजकल टू 3 और यल इजकल टू 1 3P ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसके ग पार्ट को देखें, तो यन के जगह पर 4 दिया है, यह यन कोष का संख्या है, यह 4 दिया हुआ है, और यल की वैल्यू 2, देखिए यल की वैल्यू 2, यल की वैल्यू 2 जो है डी के लिए होगी। देखिए डी के लिए यल का मान 2 होता है, तो जब यल की वैल्यू 2 होती है तो ये डी को प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए 3 हो जाता तो यह एफ ऑर्बिटल को प्रदर्शित करने लगता। तो अब जो है अगर हम इसके जो घ पार्ट है, इस घ पार्ट को देखें, तो यन की वैल्यू 4 दिया है, तो यन की वैल्यू 4 दिया है, तो ये 4 हो जाएगा। और यल इजकल टू 3, देखिए यल इजकल टू 3 के लिए कौन ऑर्बिटल होगा, एफ उपकोष हो जाएगा, तो ये हो गया 4f। तो ये जो पहला पार्ट था यह 1s ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा था, ये दूसरा पार्ट 3p ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा था, ये तीसरा पार्ट 4d ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा था, और ये चौथा पार्ट जो है ये 4f ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के कौन से समुच्चय संभव नहीं है, यानी कौन संभव है और कौन संभव नहीं है, इसको देखना। पहले के लिए देखें
तो आपको पता है कि यन जो है हमेशा कोस को प्रदर्शित करता है और कोस हमेशा यन का मान 1 से शुरू होता है और यहाँ पर यन का मान क्या दे दिया है, 0 दिया है। तो कक्षा की शुरुआत 1 से होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब कह दे कि 0 कक्षा, तो 0 कक्षा होती ही नहीं है। तो यन इजकल टू 0 दिया है, इसलिए यह असंभव है। यह जो है यह असंभव है, यानी यह संभव नहीं है। अब इसके बाद दूसरा देखें, यल की वैल्यू 2, यानी यह दूसरे कोष को प्रदर्शित कर रहा है। यल इजकल टू 0 यस उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है, यम इजकल टू 0। तो ये दूसरा वाला मान जो है यह संभव है, यह हो सकता है, यह संभव है। अब इसके बाद हम तीसरे केस पे आते हैं। तो तीसरे केस में देखते हैं यन इजकल टू 1। अब जरा देखिए आप, यन इजकल टू 1 के लिए यल का मान जो होता है 0 से n-1 तक होता है। तो 0 से n-1 यानी 1-1 यानी 0। तो जब यन का मान 1 होता है तो यल का मान 0 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं यन का मान 1 दिया है और यल का भी 1 दे दिया है। यन इजकल टू 1 के लिए यल का मान 1 नहीं हो सकता, यल का मान 0 होगा और यहाँ पर यल बराबर 1 दे दिया है, इसलिए यह भी संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। लिख देंगे असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखते हैं, घ को देखते हैं। यन इजकल टू 2, यानी दूसरे कोष की बात हो रही है। यल का मान 1, तो यह पी उपकोष की बात हो रही है। यम का मान 0, ये संभव है, ये होता है, ऐसे मान मिलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि यह संभव है। अब इसके बाद हम लोग ये अंग वाले खंड को देखते हैं और इसमें देखिए यन इजकल टू 3 दिया हुआ है। तो एक बात देखें, अगर यन की वैल्यू 3 हो, अभी हम आपको बताए भी थे कि जब यन की वैल्यू 3 होती है तो यल का जो मान होता है 0 से n-1 यानी 0 से 3-1, तो 0 से 3-1 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो जब यन की वैल्यू 3 होगी, ध्यान दीजिए, जब यन की वैल्यू 3 होगी तो यल का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन यहाँ पर यल का मान 3 दे दिया है। तो यल का मान 3 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंग वाला पार्ट है यह असंभव है। अब इसके बाद हम आते हैं च वाले पार्ट को, यन इजकल टू 3। तो यन इजकल टू 3 के लिए, यन इजकल टू 3 के लिए यल का मान 0, 1, 2 यानी 1 हो सकता है, यम का मान 0 हो सकता है, यस का मान +½ हो सकता है। तो ये जो है संभव होगा, यह संभव है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि एक ऑर्बिटल में हमेशा विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल, हुंड के नियम में हम आपको बताए थे कि कोई भी ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये +½ होता है तो +½ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाता है और -½ जो है नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो जहाँ कहीं भी +½ होगा, आप समझ लीजिएगा कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जा रहा है, और जहाँ कहीं भी -½ होगा तो समझ लीजिए कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया गया है।
तो इस प्रकार आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 ये तीनों क्वेश्चन को हमने आपको बताया। और याद रखे रहिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन IIT नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आगे की तैयारी करनी हो तो उसके लिए इन सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा आपको। और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।